कुदरती आफात को हम लोग सिर्फ कुदरती कहकर क्या तमाम मलबा कुदरत के ऊपर डालकर अपनी जान छुड़ा सकते हैं, खासतौर पर जब बात सैलाबों की होती है? बेशर्मी बेहयाई के अलावा आप कोई चीज एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। यही वो लोग हैं जिन्होंने 75 साल तक मुल्क को प्रैक्टिकली गिरवी रखा हुआ है। जो बच्चे पैदा नहीं हुए वो भी इन्होंने बेच दिए। जो लोकल इन्फ्लुएंशियल से उन्होंने इमदाद का सामान लूट लिया। IMF का भी बदनाम किया हुआ है। ये जो 40-45 साल से इस मुल्क की गर्दनों पे सवार हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। इमरान के बारे में बात करते हुए इनको शर्म नहीं आती? 3.5 साल एक बिल्कुल नया, और नया कभी नवाज शरीफ था, उसको तो पता ही कख नहीं। नॉर्मल सी गवर्नमेंट मुलाजमत के लिए आपको मोहल्ले के SHO से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जब बेशुमार लोग कहते हैं जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, मैंने कहा यही है जिससे गुजर रहे हो, यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। इनमें से एक PCS क्वालिफाई करने के काबिल नहीं है। मुल्क इनके हवाले है। ज़ियाउल हक को आउट, सीनियर फौजियों का कहना है तो फौजी लगता ही नहीं। उस एहसान फरामोश ने भुट्टो को फांसी दे दी। ये वही नवाज शरीफ है, उसने अपनी उम्र इसको देने की दुआ, फिर ये उसकी इब्तदाई बरसियों में कहता रहा मैं उसका मिशन मुकम्मल करूंगा और मैं फलाना टमकाना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, सियासतदान आते हैं, सियासत करते रहते हैं। पिछले 75 साल से मुल्क पर मुसल्लत अशराफिया अवाम के नाम पर वोट लेती है, अवाम के नाम पर हुक्मरानी करती है, अवाम के नाम पर वादे करती है, अवाम के नाम पर दावे करती है, लेकिन रिलीफ अपनी ज़ात के लिए लाया जाता है, अवाम के लिए कुछ नहीं किया जाता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा। तवीलुल मुद्दती मंसूबों के नाम पर मंसूबे जरूर लगाए जाते हैं, लेकिन फिर उन्हीं मंसूबों को सियासत के नाम कर दिया जाता है, उन्हीं मंसूबों के ऊपर सियासत चमकाई जाती है। और फिर जब कोई आफत आती है तो तमाम मलबा, मैं फिर से कह रहा हूं, तमाम मलबा कुदरत पर डालकर उसको कुदरती आफत कहकर अपनी गलती नहीं मानी जाती। 75 साल से पाकिस्तान के अंदर सैलाब एक बहुत बड़ा मसला है। 75 साल से हर 3-4 साल बाद पूरा पाकिस्तान डूबता है। हर 3-4 साल बाद हम एक ही बात दोहराते हैं कि पाकिस्तान कुदरती आफत के नतीजे में डूब चुका है। लेकिन तवीलुल मुद्दती मंसूबे, कलीलुल मुद्दती मंसूबे, नदारत, उसका नतीजा कुछ नहीं। मेरे पास एक डिटेल्ड क्रोनोलॉजी है पिछले 15 साल की, मैं चाहूँगा वो और कुछ सवालात आपके सामने रखे जाएं। गुज़िश्ता 15 साल में सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। पिछले 15 सालों में पहला बड़ा कुदरती सैलाब 2008 में आया, जिसके नतीजे में कमोबेश 82,000 अफराद बेघर, जबकि 12,000 मकानात तबाह हुए। 2008 के कुदरती सैलाब ने 1,75,000 एकड़ पर खड़ी फसलों को बर्बाद करके रख दिया, जिसके नतीजे में मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े कुदरती सैलाब की। इन 15 सालों में दूसरा बड़ा कुदरती सैलाब 2010 में देखा गया, जिसके बायस मुल्क के कमोबेश 78 अजला मुतासर हुए, जबकि NDMA के मुताबिक नुकसानात का मजमूई तखमीना 10 अरब डॉलर लगाया गया। पाकिस्तान जैसे मुल्क को तीसरे बड़े कुदरती सैलाब का सामना 2014 में करना पड़ा, जिसके नतीजे में कमोबेश 367 अमवात हुई, 25 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए, 13 लाख मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि 1 लाख एकड़ से ज्यादा फसली अराजी तबाह हुई। अब बात कर लेते हैं साल 2022 के हालिया कुदरती सैलाब की। हालिया यानी साल 2022 का कुदरती सैलाब पाकिस्तानी तारीख का सबसे खौफनाक, तबाहकुन और बदतरीन सैलाब साबित हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक हालिया सैलाब के नतीजे में अब तक 1,545 हलाकतें हो चुकी हैं। तबाहशुदा मकानात की तादाद कमोबेश 20 लाख, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद कमोबेश 3.5 करोड़ है। अब यहां पर सवालात हैं जो कि पूछना जरूरी है, क्योंकि सवाल तो बनता है कि पिछले 75 साल में हम पर हुक्मरानी करने वालों की तरजीहात क्या रही। सवाल तो बनता है कि हर 2-4 साल बाद
कुदरती सैलाब को नागहानी आफत का नाम देकर हम गरीब मुल्क होने का रोना क्यों रोते हैं? सवाल तो बनता है कि डैम बनाना मुश्किल जरूर है, लेकिन बर वक्त फैसले ना करने, बजट मख्तस ना करने और बादअज़ां मख्तस जरूरी बजट को दुरुस्त जगह इस्तेमाल ना करने का मलबा भी क्या हम कुदरत पे डालकर नजरें चुरा सकते हैं? सवाल तो बनता है कि हम कुदरती आफत और तवीलुल मुद्दती मनसूबाबंदी ना होने या गलत मनसूबाबंदी को कुदरती आफत के खाते में डालकर कैसे जिम्मेदारियों से जान छुड़ा लेते हैं? सवाल तो बनता है कि हम कुदरती वसाइल, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, तालीम, सेहत, माहौलियाती तब्दीली और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे बड़े मौज़ूआत को नजरअंदाज करके सिर्फ रिवायती शख्सी सियासत में क्यों मगन रहते हैं? सवाल तो बनता है कि क्यों अवाम के वोट के नाम पर इक़्तिदार में आने वालों के असासे वक्त के साथ साथ सुपरसोनिक स्पीड से बढ़ते चले जाते हैं, जबकि गरीब गरीब से गरीब तर होता चला जाता है। सवाल तो बनता है कि क्या मुल्क की हालिया हालत-ए-ज़ार, मईशत की ज़ुबूहाली और कुदरती आफात से मुतवातिर तबाही में हमारा भी कोई किरदार है? सवाल तो बनता है कि क्या अवाम के वोटों से ऐवान इक़्तिदार की जीनत बनने वालों को अवामी वोट तो दरकिनार अवाम की हालत-ए-ज़ार तक का भी इदराक है या नहीं? सवाल तो बनता है कि क्या हम पर मुसल्लत जिम्मेदारों को अपने ज़ाती रिलीफ के लिए कानून साजी ज़्यादा अजीज है या अवामी सतह पर कानून को बालादस्त रखने के लिए अवाम की फलाह ज़्यादा अजीज है? सवाल तो बनता है कि क्या वजह है कि दुनिया वक्त के साथ साथ डिजिटल हो रही है, लेकिन हम पिछले 75 साल से रोटी, कपड़ा और मकान के हुसूल की तगदौ में उलझे हुए हैं। और सवाल तो बनता है कि 21वीं सदी में जहां दुनिया मुकम्मल ग्लोबल विलेज के तस्वुर के तहत आगे बढ़ रही है, क्या हमें बतौर तीसरी दुनिया बुनियादी जरूरियात की उलझन में उलझाया गया है या हम खुद इस उलझन से आगे निकलना नहीं चाहते? आज के नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग पाकिस्तान फर्स्ट। हैशटैग पाकिस्तान फर्स्ट। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं मुल्क के मारूफ दानिश्वर, नामवर तज्जियाकार, कॉलम निगार, सहाफ़ी जनाब हसन निसार साहब। मैं मुल्क के मारूफ दानिश्वर, तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार और नक्काद जनाब हसन निसार साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। हसन निसार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि हमारे मुल्क के अंदर कुदरती आफात को हम लोग सिर्फ कुदरती कहकर क्या तमाम मलबा कुदरत के ऊपर डालकर अपनी जान छुड़ा सकते हैं, ख़ासतौर पर जब बात सैलाबों की होती है? क्या कहीं हमारी कोई कमी, कोताही, गलती या फिर तवीलुल मुद्दती प्लानिंग का फुकदान तो नहीं जिसकी वजह से हमें इन वाली आफात का सामना करना पड़ता है? हसन निसार साहब। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि बुनियादी तौर पे ये ह्यूमन एरर है, नेग्लिजेंस है, और इस तबके से जो तबका आपकी पॉलिटिक्स में पाया जाता है, इससे सफाकी, बेरहमी, बेशर्मी, बेहयाई के अलावा आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। यही वो लोग हैं जिन्होंने 75 साल तक 75 साल के अंदर अंदर मुल्क को प्रैक्टिकली गिरवी रखा हुआ है। जो बच्चे पैदा नहीं हुए वो भी इन्होंने बेच दिए हैं। तो ये क्लास है। और मैं बेशुमार ख़बरें मैंने पढ़ी हैं कि वहाँ के जो लोकल इन्फ्लुएंशियल्स थे उन्होंने ये जो इमदाद का सामान लूट लिया, ताकि फिर एक और बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी वहाँ का सो कॉल्ड वो 50-50 रुपए बांटता रहा है। मतलब ये लेवल है बेशर्मी, बेहयाई का। नेचर का अपना एक रोल है। और लेकिन एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, ये हज़ारों साल से ये हो रहा है जी। लेकिन ये 2022 है, ये 21वीं सदी है। ये कभी संजीदगी से बैठे नहीं। अब भी आप देख लेना, वंस इट इज ओवर नोबडी विल इवन रिमेंबर। और कमाल ये है कि हमें भी याद नहीं आएगा। मैं इनको तो बुरा भला कह रहा हूँ, मेरा अपना भी यही हाल है। आपको भी याद नहीं होना, मीडिया को भी याद नहीं होना। जब तक ये ड्रामा चल रहा है तब तक उसकी खबरें चल रही हैं। वंस इट इज़ ओवर, लोगों के घरों के घर बर्बाद हो गए, लोगों के बच्चे, कुछ बच्चों के माँ बाप बिछड़ गए, फसलें बर्बाद हो गई, प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई, कुछ सत्यानाश हो गया। नोबडी इज गोइंग टू रिमेंबर दिस।
इतने भयानक जल्जलों के बाद कोयटा का लोगों को आज पता भी नहीं होगा कि कोयटा का कभी जल्जला आया था तो क्या हुआ था। इसी तरह हमारे यहाँ जितने जल्जले आए हैं उनका वो 2-4 महीने उसकी वजह है। ये हमारे मीडिया के लिए भी ये एक सौदा है, सिर्फ हमारी सियासत ही नहीं, सहाफ़त भी इतनी ही बहस है जितनी हमारी सियासत है। चूँकि वो जो फरमान है ना हमारे आका का कि अवाम अपने हुक्मरानों का अक्स होते हैं, तो इन जिन्नों भूतों का अक्स भी विनी की तरह बदशकला और मस्तशुदा ही होगा। सो वो चूँकि सो कॉल्ड एलीट है, वो चूँकि इक़्तिदार में होते हैं तो हम उनको ब्लेम करते हैं, अदरवाइज हमारा अपना रोल। इनको लाने वाले कौन है? एक दफ़ा उठ खड़े हों, वो जिसे कहते हैं ना कि जी वो मुकदी मुकाओ, लेट्स सॉर्ट इट आउट, वंस फॉर ऑल को फैसला करो। कुछ नहीं, वही बेशर्मी, वही बेहयाई, वही गदाई, वही कासा गदाई, वही रोता पीटता है एक वज़ीर आज़म के मेरी नाक से लकीरें। ओ भाई, वाई आर यू ब्लेमिंग IMF? वाई? वो गन पॉइंट पे आके तुम्हें कहते हैं क्या हो, कासा उठाओ, बड़े दिन हो गए हैं, तुमने सदा नहीं लगाई, भीख नहीं मांगी, आए नहीं तुम, हम तुम्हारे बगैर उदास हैं। ऐसा होता है? वहाँ जाते हैं, एड़ियाँ रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, सीधे करते हैं, खुशामदें करते हैं जी। फिर जाके कर से मिलते हैं। IMF का भी बदनाम किया हुआ है। ये जो 40-45 साल से इस मुल्क की गर्दनों पे सवार हैं, ये दे आर रिस्पॉन्सिबल। दूसरा पार्टनर अवाम है। किसी भी ह्यूमन सोसाइटी में मुल्क नाम नहीं होता पहाड़ों का, मैदानों का, खलियानों का, खेतों का, सहराओं का, समंदरों का, दरियाओं का नाम नहीं होता मुल्क। अदरवाइज कई लगे पड़े हैं। मुल्क नाम है अब उसकी एलीट का और अवाम का। एलीट तो हमारे आका के ज़माने में भी थी, वो हमेशा होती है, हर कौम में होती है, होनी चाहिए। जिसका रुतबा वो होता है जो ह्यूमन बॉडी में सर का होता है, जो सोचता है, फैसले करता है, पूरे जिस्म की फलाह व बहबूद का ख्याल करता है। ये तो बेशर्मों बेहयाओं के पटोले हैं, मुहिमजू किस्म के लोग हैं जिसको करने को कोई काम नहीं है। मैं तो अक्सर कहता हूँ, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब, इनको सारे सबको सिविल सर्विस के इम्तिहान में बिठाओ। इनमें से एक क्वालिफाई शायद मूनस कर जाएगा, बिलावल कर जाएगा, शायद वो मरियम की तो क्वालिफिकेशन बहरहाल आपको भी पता, मुझे भी तो पता है। इनमें से एक PCS क्वालिफाई करने के काबिल नहीं है। मुल्क इनके हवाले करने वालों के भी सदके जाऊं, जो इनको वोट देते हैं उन पे भी बारी जाऊं, तो इनके साथ जो भी हो कम है। एक ज़माने में मैं बहुत कोड़ा करता था। मैं आई वाज इन माय लेट 30s जब मेरा ब्लड प्रेशर इन्हीं बातों की वजह से, मेरा तो कोई इशू नहीं था। आज मैं सोचता हूं कि इनको तो ये कम सजा मिल रही है। ये नीम खांदा इनकी महारत है, जोड़ तोड़, खुशामद, हेरा फेरी, बेशर्मी, बेहयाई। माजरत के साथ आप मुझे गालियां, बाकियों का नाम तो आपने ले लिया। इमरान खान साहब कर जाएंगे क्वालिफाई CSS अगर बैठते हैं एग्जाम में तो? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, कि वो अपने तमाम तर बैकग्राउंड के बावजूद मेरा ख्याल है इमरान भी नहीं कर सकेगा। उसके लिए बहुत कुछ और चाहिए होता है, बहुत कुछ और चाहिए। राइट। अच्छा, अब पॉपुलेशन मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है सर, इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और ख़ास तौर पर ये जो क्लाइमेट चेंज है इसने पूरी दुनिया को मुतासर किया। पाकिस्तान तो वैसे फॉल्ट लाइन के ऊपर है। हमारे 75 साल में, चले 40 साल सियासतदानों को दे दें, 35 साल, उसके अंदर भी आज जो इक़्तिदार में हैं, आज मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस एहसन इकबाल साहब की, फरमाते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब था जिसने पाकिस्तान को डुबो कर रख दिया। तो इन्होंने जो 30 साल 35 साल गवर्न करने के नाम के ऊपर मुल्क पे मुसल्लत रहे ये लोग, इनके पास नहीं था ऑप्शन कि ये कोई डैम्स बनाते, कोई प्लानिंग करते? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये सियासत ऐसी मनहूस चीज़ है, यहाँ पढ़ा लिखा आदमी भी जाके भांड बन जाता है जी। उसकी मजबूरी हो जाती है भांडपन करने की, सतही बातें करने की। अब मैं आपको बताऊं इनका बेसिकली रोल क्या है, हसन इकबाल जैसे लोगों का जी। एक ज़माने में थिएटर, मुझे पता है आप बहुत छोटे होंगे या शायद होंगे ही नहीं,
थिएटर्स होते थे, उसके बाहर फट्टे होते थे, वहाँ वो मदारीपन किया करते थे थिएटर की ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें बेचने के लिए। कुछ प्रोफेशनल्स होते थे, ये अनायत हुसैन भट्टी वगैरह का, इनका भी बैकग्राउंड थिएटर का था। तो ये थिएटर के वो किरदार हैं। ये जो बात आपने की है, इसके लिए कोई अफलातून और रसूख होना तो ज़रूरी नहीं है। वो तुम ही तो लोग रहे हो, तुम्हें शर्म हया भी नहीं आती बात करते हुए, यूं कर दिया वूं कर दिया, तुम्हें नहीं पता। हर साल होता है ये काम, कभी कम कभी ज़्यादा। प्रीएम्प्टिव मेजर्स, मैनेजर्स 3 किस्म के होते हैं। एक वो अहमक होता है जो मसला सर पे आ पड़े तो वो पैनिक कर जाता है, वो होता है 3rd क्लास C क्लास मैनेजर। B क्लास मैनेजर की पहचान ये है कि उसके सर पे मसला आता है, वो हवास अपने आसाब पे कंट्रोल रखता है और उसको मसले को सॉल्व करने की कोशिश। जो बेस्ट मैनेजर होता है वो होता ही वो है जो प्रीएम्प्टिव मेजर, जिस अहमक के पास ये तारीख नहीं है उसको वैसी गोली मार देनी चाहिए कि यहाँ ये इलाके हर साल कभी कम कभी ज़्यादा सैलाब आता है और तुम अंधे हो। तुम्हें तो चाहिए था आज से कई 5, 10, 15, 20, 25 साल पहले बैठते कि यार ये क्या तमाशा है, हमारे लोग मरते हैं, हमारी प्रॉपर्टी तबाह होती है, तो बैठो इसका कोई अगले साल डैमेज कम होता, उससे अगले साल उससे कम होता, 3-4 साल में कहानी बिल्कुल मुख्तसर रह जाती। लेकिन नहीं, इन लोगों ने इस मुल्क को सवाए नहुसत और निजासत के कुछ नहीं दिया। मुल्क जिस हाल को पहुंचा है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है और सफर कर रहा है। तो ये मैंने और आपने तो नहीं किया ना, यही लोग हैं जो ये सी-सॉ खेलते रहे, पिंग पोंग ये इनके और पीपल्स पार्टी के दरमियान चलती रही है। ऑपोजिशन भी गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। तो इस मुल्क को तो बर्बाद करने वालों का सोचने की जरूरत ही कोई नहीं। बहुत बेगैरत और बेहया होगा जो इस पे बहस करें। वो इख्तिदार जिनके पास था, दे आर टू बी ब्लेम्ड। खुद उनको ज़रबें लग गई, इनकी औकातें देखो, ये कहां से कहां पहुंच गए। ये बर्फखाना ग्वाल मंडी से पहुंच गए एवनफील्ड। बिल्कुल। कौन बच्चे गंवा बैठी, और हमारी तो हिजरत ही खत्म नहीं हुई फारूकी साहब। सर तमाम उम्र चले और घर नहीं आया, हमारी तो हिजरत खत्म नहीं हुई। ऐसा ही है। वहां लुटे थे लोग, बच्चे ज़िबा हुए थे, माओ के पेटों से निकाल के करपानों पे उछाले गए थे। ओ भाई अब बेचे गए। आप बता दो मुझे, मेरा ख्याल है 2.25-2 लाख या इससे भी ज्यादा का मकरूज है वो बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। वेरी राइट। कमाल है। इसके बाद ये विलन्स ढूंढते फिरते हैं, इमरान के बारे में बात करते हुए इनको शर्म नहीं आती। वो 3.5 साल एक बिल्कुल नया आदमी, और नया कभी नवाज शरीफ था, उसको तो पता ही कख नहीं था। वेरी राइट। इमरान का तो फिर एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है ना, तो नवाज शरीफ ने बेचारे ने उसको क्या पता था, ला के उसको वजीर खजाना। लानत ऐसे आदमी पे जिसने इस आदमी को वजीर खजाना बनाया। वो वजीर खजाना, वो भाई कोई शहर की सफाई सफाई का वजीर, ये कोई चलो कोई जो सादा काम है। बिल्कुल कख भी नहीं पता था इसको। आहिस्ता 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 बिल्कुल वो समझ आती गई इनको, ब्लेंड बन गया। इक्तदार और ग्वाल मंडी का ब्लेंड, वो जाहिर है बहुत खतरनाक होना था, वो हुआ। तो ये अहमी मुंह उठा के उसको कह देते हैं, और राज तुम करते रहे, मौजें तुम लेते रहे, लूट मार तुम करते रहे, टीटियां तुम्हारी और एवनफील्ड तुम्हारे मशहूर हुए, या तुम्हारे पाईवालों के जो आज पाईवाल हैं। अंदाजा लगाओ ओ यार, हद हो गई। किस हद तक जाने के बाद, नफरत में, कदूरत में, गाली गलोच में, किस हद तक जाने के बाद मोहब्बत में किस हद तक आगे निकल गए। फरिश्ते हैं ये। विलन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, लाश पड़ी है, कातिल पे बहस करनी है करते रहो, लेकिन द डेड बॉडी इज लाइंग देयर। वेरी राइट, एब्सोल्युटली राइट। हसन साहब आपकी इजाज़त से मैं यहाँ पर एक ब्रेक के बाद नाज़रीन जब वापस आएंगे तो हसन साहब से हमने पूछना है कि कानून तमाम इसके बरक्स के कोई अशराफिया से ताल्लुक़ रखता हो, या फिर
वो आम आदमी हो, सबके लिए यकसा होना चाहिए। ये आइडियल सोसाइटीज़ में होता है। हम आइडियल नहीं है, कम से कम रियलिटी पसंद तो होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या कुछ होता रहता है। अभी 50 बड़ी सियासी शख्सियात को रिलीफ मिल गया नैब कवानीन में तरामीम के मामले के ऊपर, वो किस खाते में होगा? हालांकि रिलीफ तो पब्लिक को मिलना चाहिए। इस पर बात होगी हसन साहब से एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। मैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब हसन निसार साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले मैं एक सवाल छोड़ के गया था। हसन साहब, कानून तो सबके लिए यकसा होना चाहिए, लेकिन मामला सारा ये है कि गरीब जिसने कुछ ना भी किया हो, मैं लिविंग एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हूँ, उसको 10-12 दिन के लिए अडियाला जेल की चक्की पिसवा दी जाती है। लेकिन कोई बड़ा शख्स हो तो उसके पास बड़े होते। एक नॉर्मल सी गवर्नमेंट मुलाजमत के लिए आपको मोहल्ले के SHO से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, लेकिन आपके यहाँ वजारतों पर बैठे हुए जो लोग हैं उनके ऊपर 50-50 केसेस हैं जिसमें वो कॉन्विक्ट भी हैं, जमानत पर हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट चला रहे हैं। ये हम किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं सर? जिस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं उसी तरह का अंजाम आपका आ गया है। लोग कहते हैं पाकिस्तान का, मुझे बेशुमार लोग कहते हैं जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। मैंने कहा यही है जिससे गुजर रहे हो, यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। यू आर पासिंग थ्रू योर फ्यूचर। हाल तो हमारा है ही कोई नहीं, माजी भी कोई नहीं था। एक खास तरह का एलिमेंट थ्रू आउट, यानी ज़्यादा दूर नहीं जाते। अयूब खान, एहसान फरामोश, उसने धोखा दिया किसको? सिकंदर मिर्जा वगैरह को जी। अच्छा, उसको धोखा किसने दिया? भुट्टो ने। और इस हद तक शर्मनाकी कि उसकी मौत की खबरें भी उसने दबवाई और उसके बाद उसके जनाजे पे भी नहीं किया। अयूब खान के साथ फिर हाथ हुआ, सुभान अल्लाह। अच्छा, भुट्टो ने उसके साथ ये किया, फिर भुट्टो ने आगे ज़ियाउल हक को आउट ऑफ टर्न एक बिंगा चिब्बा, वो खुद मेरे पास किताबें हैं इंटरव्यूज लोगों की, सीनियर फौजियों का कहना है तो फौजी लगता ही नहीं। वो सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो रही होती वो कभी कमीशन ही ना मिलता उसको। अच्छा, उस एहसान फरामोश ने भुट्टो को फांसी दे दी और ऐसा जलील करके, ऐसा रगड़ के मारा उसको। उसकी किताब है इफ आई एम असैसिनेटेड। जी, मैंने पढ़ी है सर। अच्छा, मैं 10वीं बार पढ़ रहा हूँ आजकल, मैं हैरान। अच्छा सुने जी जी। वो अब भुट्टो ने उसको और उसने भुट्टो को कैसे मारा, और फिर भुट्टो के साथ उससे भी बड़ा, यानी एहसान फरामोशी की तारीख में तो ज़ियाउल हक से बड़ा तो मुमकिन ही कोई नहीं है, उससे बड़ा उसको टक्कर गया। ये वही नवाज शरीफ है, उसने अपनी उम्र इसको देने की दुआ की और पता नहीं क्या क्या किया इसके लिए। फिर ये उसकी इब्तदाई बरसियों में कहता रहा मैं उसका मिशन मुकम्मल करूँगा और मैं फलाना टमकाना। आज इसको उसकी कब्र का रास्ता, अगर कोई 10-15 साल के बाद वो पाकिस्तान आ गया तो कहें कि ज़रा इंडिपेंडेंट अपने तौर पे ज़ियाउल हक की कब्र पे जाके दिखाओ। बेटा उसका धक्के खाता फिरता है, वो एवन फील्ड बैठा है। एहसान फरामोशों का और अवाम फरामोशों का क्या बात है, क्या बात। इस मुल्क के हुक्मरान दो लफ्ज़ों में बयान करने, ये एहसान फरामोश हैं और अवाम फरामोश हैं। अवाम इनके लिए चलती फिरती गंदी गलीज चिटें हैं, चिटें, पर्चियाँ वोट की, नथिंग मोर। वोट को इज्जत दो, दौदा लगाओ, अपना वजन ही नहीं संभाला जाता, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी दौलत, अपना फलाना टमकाना, और पोज यूं करते हैं जैसे पता नहीं क्या है। और सोशल मीडिया पे तस्वीर धक्के खाती फिर रही है। वो क्या सिख था अपना ज्ञानी ज़ैल सिंह जी जी। ज़ियाउल खड़ा है पीछे जाए, और सारी वो गुफ्तगू मुझे तो दोहराते हुए भी शर्म आ रही है। ये लोग हैं, और पाकिस्तान शायद इन्हीं के लिए बना था। मैं तो मजबूर, देखो आपने कहा कि रिलीफ अवाम को मिलना चाहिए था, क्यों भाई? वजह रियाया को रिलीफ राजे महाराजे देते हैं? कभी भी नहीं। ये रियाया है, ये सिटीजन्स नहीं है। हम इस मुल्क के शहरी नहीं, हम इसकी रियाया हैं। और अगर ये मुल्क वाकई अवाम का होता और रिलीफ उनको मिलता, ये मुल्क नहीं तमाशा है। क्या है? ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। क्या बात। ये कुछ तुक है,
किसी मुर्गी चोर, साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर मार मार के सुअर बना देते हैं, वो गरीब माजूर हो जाता है। कोई छोटा मोटा चोर ये वो वगैरह ऐसे ऐसे नोटिस भेज देते हैं, बेशर्म, बेगैरत, बेहया, बंदा दंग रह जाता है। कोई यार ये मुझे कुछ अर्सा पहले नोटिस आया, वो इनकम टैक्स के लिए, मैं कहा बेगैर तो मैंने तो कभी रिफंड क्लेम नहीं किया, करोड़ों रुपया तुम्हें दे चुके, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने वो 2222 नंबर की ना कोई गाड़ी थी, वो हाई प्रोफाइल गाड़ी थी, वेची, वो बयाना दे के चले गए, उसके बाद थ्रू चेक शेक या पे ऑर्डर उन्होंने पेमेंट की, वो ही रिकॉर्ड पे आई, वो जो कुछ बयाना को माड़ा मोटा को दे के गए थे वो मैं भूल भाल गया। यानी आम, अच्छा वो तो खैर आई फिक्स दम, आप ठीक हो गया, लेकिन ये मुल्क ये इनका है जिनको ऐसे रिलीफ मिल जाते हैं, छुट्टियां, जैसे पहले क्या होता रहा, मुजरा था 3-3.5 साल मुल्की वसाइल के साथ पहले मुजरा हो रहा था। क्या हो रहा था? तो पूछने वाला है, ओए अकेला शहजाद अकबर कितने में कॉस्ट कर गया? इधर हिसाब तो लगाओ, उतना शायद लुटा भी ना हो जितना ऊपर लग गया होगा। नतीजा सिफर खोती बोर्ड तले। तो ये अंजाम फिर जैसे मुल्कों का अंजाम फिर इसी तरह होता है ना। वो इट वाज अ कंट्री ऑफ, प्राइमरीली इट वाज अ कंट्री ऑफ क्रिमिनल्स। अमेरिका बेचारे कंटुटे, काउबॉयज, फलाने टमकाने, नेटिव्स बेचारे, रेड इंडियंस, ये भांत भांत का कुनबा। अमेरिका इज द नेशन ऑफ नेशन, तो कोई कौम है ही नहीं, सही। पूरी दुनिया का मेल्टिंग पॉइंट है, वहां बैठे। वो दे बिकेम अ सुपर पावर। कल तक चीनियों का को हाल था, उनसे बाद आजाद हुए, भैड़े गंदे गलीज शहर सब कुछ खड़े हो गए। वे खड़ा करने वाले थे, ये तो बर्दा फरोश हैं, ये तो बच्चे बेच गए अपने। और बच्चे भी वो, जैसे देखो सट्टा क्या होता है, फसलों पे सट्टा खेला जाता है, आपका बाग है मैंने ले लिया, मुझे नहीं पता फल कितना लगना है। इन्होंने वो बच्चे बेच दिए जिसके बारे में इनको पता नहीं, भाई अगर किसी की अबॉर्शन हो जाए तो वो तो गया, लेकिन उसका भी सट्टा खेल गए। ये वो क्लास है इस मुल्क में। तो खुदा ना मेहरबान है, अल्लाह माफ करे, किसी चीज की कमी नहीं है। ये पूरा इलाका, ये फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया था, बर्बाद करके रख दिया इन्होंने सारा कुछ। इनकी सिक्योरिटियां, इनके प्रोटोकॉल, इनके पर्क्स, प्रिविलेजेस, मुझे तो समझ नहीं आती किस बात की। भूखे नंगे घर का सरबराह, उससे ज्यादा कौन बेहया हो सकता है? बच्चों के नाम स्कूल से खारिज हों, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बेबे बीमार है, अब्बा बीमार है, इलाज के लिए पैसे कोई नहीं है। अच्छा, ये सारा कारोबार हो रहा है, घर का किराया नहीं दिया, रोज बेइज्जत करता है किरायादार, मालिक मकान यानी IMF दलील करता है, खुद कहते हैं मुंह से, वो क्या लकीरें नाक से निकल। अच्छा, अब्बा मुजरा सुन रहा है, अब्बा रेस खेल रहा है, ये कौम के अब्बे हैं, ये रेस खेलते हैं, मुजरे सुनते हैं। तो ये इनको डूब, देखो बातें करनी, ये बातें करते हैं, अप्लाई अपने आप पे करें हम, कोई इनकी शक्लें ना पहचानी जाए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को जब जबरदस्ती, बेसिकली उन्होंने तो इनकार कर दिया था, वसीयत आ गई सामने ये वो, तो उन्होंने कहा नहीं यार मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, जब बना दिए गए तो उनके बनने से कुछ चंद माह पहले उस जमाने में काफिले लंबे ही जाते थे, महीनों के लिए, सालों के लिए। करीबी दोस्त उनका गया हुआ था तिजारती काफिले के साथ, वो बहुत बाद में पता पुता लगा, वो पहले तो हैरान हुआ कि महल में नहीं, ये तो खुडे में रह रहा है, ये वो वगैरह। गया, नॉक किया, बाहर आए उमर बिन अब्दुल अजीज, बाहर आए तो उसने कहा मैंने उमर को मिलना है। उन्होंने तो दोस्त था, फौरन पहचान के गले लगाया, उन्होंने कहा क्या हुआ, मुझे पहचाना, मैं उमर। उसने कहा तुझे हुआ क्या है, तेरा रंग, पिपड़ियाँ तेरे होंठों पे जमी हुई हैं, यू लॉस्ट लॉट ऑफ वेट, और रंग तेरा सारा कुछ ही बदल गया है, तो तुझे हुआ क्या है? उसने कहा कुछ नहीं, इतने मुसलमानों का बोझ आ पड़ा, अल्लाह, मैंने तो बहुत जान छुड़ाई। ये लेवल है, ये करंडिये
तौबा है, तौबा है। हसन साहब, ये वक्त ने, हालात ने, इस मुल्क ने छिपकलियों को इनको मगरमच्छ बना दिया, केचुओं को कोबरे बना दिया। ये तो है अब तक इस मुल्क का जो, अगर बॉटम लाइन देखो, आम आदमी को क्या मिला, आपके भी सामने, मेरे भी सामने, कोई झूठ नहीं इसमें। सर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि इमरान खान लाडले हैं, इमरान खान लाडले हैं, और अगर इनको लाडला बुलाने वाले थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाएं तो इनको निपटाना 3 दिन का काम है। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है सर, क्या समझते हैं इसके बारे में? 3 दिन का काम है तो इनको सॉर्ट आउट करना 3 मिनट का काम है। अच्छा, ये पालने वाले बहुत सारी चीजें पालते हैं, जिसको मतलब पेट्स रखने का शौक हो। मैं खुद चूँकि करता हूँ, मैं जितने भी मेरे मोस्टली माय फ्रेंड्स वो पेट्स वगैरह रखते हैं, जो भी रखते हैं, उनमें ये नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़, खरगोश तक, कूंजे तक, मोर तक, घोड़े तक। मैं ठीक है, रखो। उन्होंने कई पेट्स रखे होते हैं सर। ये शहबाज शरीफ यार, जो बेचारा बुनियादी तौर पे देखो आज कितने फख्र से कहते हैं, हालांकि मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस है, 3 बार वजीर आजम, 3 बार वजीर आजम। औकात क्या थी? शौकत अजीज था प्रैक्टिकली, जी जी। लेकिन शौकत अजीज पढ़ा लिखा आदमी, क्या कि इलेक्शन ये काउंसलर का नहीं जीत सका था। अब इससे बड़ा लाडला पाकिस्तान की तारीख में तो कोई नहीं। इमरान ने तो अशरों जंग लड़ी है। अव्वल तो वो उन मानों में लाडला है नहीं, अगर हो तो वो लाडला गोद लेना पड़ा परफॉर्मेंस उसकी देख के। फर्क है। नवाज शरीफ को कौन लाहौर में कोई नहीं जानता था, और अगर कोई वजह शोहरत थी वो उसको छोड़ दें। अब हमारे मेरे एक बड़े भाइयों की तरह मेरे कज़न के करीबी दोस्त थे, मुबारक सैन में वाले मलक नज़ीर। मेरे कज़न का नाम था ताजी, माई सेकंड कज़न। ये दोनों की बड़ी दोस्ती थी, तो उसके पास इम्पाला थी, उसकी तस्वीरें बनाया करते थे ये न्यू कैंपस नहर में। द टोटल क्लेम टू ग्लोरी वॉज दिस, कि वो शहर के एक मोतबर तगड़े मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के बड़े बेटे मलक नज़ीर, मैं नाम ले रहा हूँ सर, जिंदा है, मुबारक सिनेमा भी उनका मौजूद है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। ये तो लाडला तो ये था, ऐसी चूसनी दी है वो, फिर होते 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 वो चूसना बन गया। उसके बाद फिर हद ही कोई नहीं रही। और सर अब एक सेकंड सर, हसन साहब इसी पे इसी आपके वर्ल्ड चूसना पे आ जाते हैं सर। पूरे मुल्क में इस वक्त फ्लड है, आपका 80% मुल्क उसमें डूबा हुआ है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके लिए फंड कर रही है, खान साहब ने भी टेलीथॉन 3 की हैं, लेकिन हालत ये है कि आपके पार्लियामान के अंदर बगैर सदर के दस्तखत की हुई समरी, उसके तहत कवानीन का इतलाक होता है, और 50 बड़ी शख्सियात इंक्लूडिंग द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उनको रिलीफ मिलता है, उनके रेफरेंसेस नैब से वापस हो जाते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? इस पे जो मैं कहना चाहूंगा वो मैं कह नहीं सकता। जो मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं। सर खूबसूरती यही है ना, मैंने सब कुछ कह भी दिया है। सर कह दिया है, लेकिन कुछ तो हो जाए ना। और नहीं यार, कुछ क्या होना, छोड़ो। मैंने कहा ना, ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। जो तगड़ा है वो डंडे के जोर पे सारा कुछ करा लेता है। ये रिलीफ शरीफ, ये क्या हुआ, आपने जो भी आप कह रहे हो, जो गरीब आदमी है वो डंडी मारता है तोलते हुए, गंदमंद डाल देता है आपके सौदे में, आपको महंगा बेचता है, या डंडी मारता है, या उसके बाट जो हैं औजान या जो भी कह लो, वो ठीक नहीं होते। तो ये एक दूसरे की बोटियां खाने वाला एक समाज है। अच्छा, कोई छोटी छोटी बोटियां, कोई पूरे का पूरा बकरा हड़प कर जाते हैं। कुछ लोग हैं जो मुल्क की फारग कर गए और फिर रोते भी हैं। कमाल है। ये मीर जाफर और मीर सादिक, वो इमरान को चाहिए फंड ले, हमें तो एमी मुहावरे पढ़ा के तो हमारे अंदर उतार देते हैं, टीके लगा के। मीर जाफर मीर सादिक दे हैव अ बैकग्राउंड,
देयर वर रीजंस, उनकी तफसीलात में जाएं कभी कि हाल तो ये था सिराजुद्दौला साहब का जी, वहाँ की जंपल अपना बारूद बर्बाद कर लिया, बारिश सर पे खड़ी थी, बंदोबस्त ही कोई नहीं था बारूद बचाने का। क्लाइव जो वहाँ का रहने वाला ही नहीं था, लॉर्ड क्लाइव, उसका आधा पाव बारूद जाया नहीं हुआ। देयर इज अ बैकग्राउंड टू ऑल दिस। इनका भी बैकग्राउंड है। पाकिस्तान की अशराफिया शायद पूरे कुर्रा अर्ज़ पे वाहिद अशराफिया अशराफिया है ना, बादशाह है सऊदी अरेबिया के। उनका बैकग्राउंड देखो, वॉरियर्स, जंगजू। इनके पुरखों को सजाए मौत दी थी ऑटोमन्स ने। इन्होंने कब्जा कर लिया था नजद से निकल के ये अपना हिजाज पे, मक्का मदीना पे। उन्होंने फिर मिस्र से, अपना मिस्र उनके अंडर था, ऑटोमन्स का हिस्सा था, वहां से भेजा। इनके पुरखों को पकड़ के रह गए और आया सोफिया के बाद उसकी गर्दन काट दी। ये तो रॉयल्टी है, जेन्युइन। ये कौन है? इनका जरा आगा पीछा तो पता करो। ये हमारे यहाँ जो खानदानी भी कहलाते हैं, इनके बुजुर्गों के खत हैं वॉइस राइस के नाम। वो बंदा है खुदा। इसकी इतनी गई गुजरी अशराफिया दुनिया में कभी किसी को नसीब नहीं हुई। अशराफिया होती है, ये मैं बिल्कुल आप एक बात से होती है, लेकिन वो इनका तो आगा पीछा ही कोई नहीं। और जो बात सुनो यार, जो स्कैंडिनेविया से भीख में मिली हुई एम्बुलेंसेस को वैगने बना के चला दें और उसका सारा अंदर से कीमती सामान, इंतहाई कीमती सामान निकाल के बेच दें, सीटें तक और आम घटिया सीटें लगा के उनको वैगनों के तौर पे चला दें। ये अशराफिया है इस मुल्क की। बिल्कुल, ये अशराफिया इस मुल्क की। और इस अशराफिया का किरदार जो है वो पाकिस्तान के भी सामने है। लेकिन हसन निसार साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में डंडी है। हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि मिसयूज़ किसी भी चीज़ का जो है ना वो नुकसानदेह। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।